बैटरीज। जब बात बैटरी की आती है तो सवाल सबसे पहले हमारा जो ध्यान है वो मोबाइल फ़ोन पे जाता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में बैटरी का चार्जिंग कितनी है, जाता है कि नहीं जाता। तो बैटरी एक वो डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करती है, यानी कि जिसको एनर्जी देती है ताकि वो आप उसका भरपूर उपयोग कर सकें। दो टाइप की बैटरी होती है, एक बैटरी जो चार्ज हो सकती है, दूसरी बैटरी जो चार्ज नहीं हो सकती। जैसे मेरे इस घड़ी में जो बैटरी लगी है, क्या ये चार्ज हो सकती है? नहीं। लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी है वो चार्ज हो सकती है। सोचो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसी बैटरी होती जो हर बार डिस्चार्ज होने के बाद फेंकना पड़ता, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। पहले के टाइम में ऐसे हुआ करते थे। जैसे रेडियो में जो बैटरी यूज होती है वो वापस से चार्ज नहीं कर सकते, आपके रिमोट में जो बैटरी यूज होती है उसे वापस से चार्ज नहीं कर सकते। टेलीविज़न के रिमोट में या ऐसी रिमोट में जो बैटरी यूज होती है वो चार्ज नहीं होता है। तो सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम कैसे पता कर पाएंगे कि कोई बैटरी चार्जेबल है या नहीं। तो किसी भी बैटरी के अंदर में अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो समझ लेना कि वो चार्ज हो सकती है, क्योंकि एक बार रिएक्शन होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, रिएक्शन होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, रिएक्शन होगा। रिएक्शन जैसे कंप्लीट हो गया आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अगर आप उसे किसी भी तरीके से वापस से रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकें तो इसका मतलब बैटरी वापस से क्या होने लगेगी? चार्ज होने लगी। तो ऐसी बैटरी जिसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं वो बैटरी सिर्फ एक बार यूज की जा सकती है, चार्ज नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसी बैटरी जिसमें जो रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो रिवर्सिबल है तो उसको चार्ज किया जा सकता है। तो सबसे पहली हेडिंग है बैटरी और इसमें लिखेंगे द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। The series combination of cell is known as battery. There are two type of battery, primary battery and secondary battery. There are two type of battery, primary battery and secondary battery. तो हमारे पास दो बैटरी है, एक प्राइमरी बैटरी और दूसरा सेकेंडरी बैटरी। पहले जो आपकी प्राइमरी बैटरी है वो नॉन चार्जेबल है, जैसे चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप बात सेकेंडरी बैटरी की करेंगे तो वो चार्जेबल होगी, यानी कि वापस इसे चार्ज कर सकते हैं। नॉन चार्जेबल और ये हो गया चार्जेबल। तो जो प्राइमरी बैटरी वो कैसी होगी? नॉन चार्जेबल। जो सेकेंडरी बैटरी होगी उसे क्या बोलेंगे आप? चार्जेबल बैटरी। एक एक करके हम सारी बैटरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं प्राइमरी बैटरी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो हेडिंग डालेंगे प्राइमरी बैटरी। बैटरीज प्राइमरी बैटरीज हेडिंग डालिए और लिखिए इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर्स ओनली वंस and after use over a period of time battery become dead and cannot be reused again हम यहाँ पे दो सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सेल है ड्राई सेल।
तो पहला जो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी ड्राई सेल। ये वही सेल है जो आप लोग रिमोट की बैटरी में, रेडियो में यूज करते हो, ड्राई सेल, जिसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। वोल्टेज कितना होता है बेटा इसका? 1.5 वोल्ट लिखेंगे। अब देखो, किसी भी बैटरी की जब बात करें ना, ड्राई सेल के बाद क्या किसी भी बैटरी की बात करें, आपको बेसिकली 3 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले उस बैटरी का एनोड क्या है, दूसरे उस बैटरी का कैथोड क्या है, और तीसरा उस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से यूज हो रहे हैं। बस ये 3 बातें अगर आपने ध्यान दे दी तो आपका काम हो गया। तो आइए सबसे पहले हम ड्राई सेल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें एनोड क्या है, कैथोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो ड्राई सेल में बना देता हूँ, वैसे मुझे बनाना आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बचपन में इस तरीके की एक बैटरी देखी होगी। ऐसे देखिए बैटरी। अब इसमें ये जो पोर्शन आपको बाहर से दिख रहा है ना, ये जिंक का कैप है और ये कार्बन का रॉड है। ये कार्बन, क्या कभी तोड़ा है बैटरी को? तो अगर आपने बैटरी तोड़ा होगा तो आपको ब्लैक कलर का एक रॉड दिखाई दिया होगा, वो कार्बन रॉड, जिसे ग्रेफाइट रॉड के नाम से जाना जाता है। ये जिंक का कैप है या जिंक कप। जिसे एनोड बोल रहे हो, और ये पोर्शन क्या हो गया बेटा? कैथोड। तो आपको एनोड पता चल गया, कैथोड पता चला, क्या और पता करना है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट है आपका MnO2, NH4Cl एंड कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का मतलब ये पाउडर फॉर्म में होता है कार्बन, जैसे कि किसी भी नहीं, पटाखे के अंदर बारूद होता है, यहाँ पे कार्बन पाउडर के फॉर्म में होता है। जो जिसका ये रॉड है उसी को पाउडर के फॉर्म में हम लिख देते हैं। या जब कोई भी चीज़ आप जलाते हो तो आपने कभी लालटेन जब देखा है, लालटेन जब जलता है तो ऊपर लालटेन में एक ब्लैक कलर का पोर्शन यूज होता है, उसे कार्बन ब्लैक बोलते हैं। काजल, उसी कार्बन ब्लैक का ही काजल बनता है। ये बस एक मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट काम कर सके, बस मीडियम प्रोवाइड करने के लिए। तो ड्राई सेल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ड्राई सेल में 3 चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, एनोड किस चीज़ का है बेटा? आपने कहा जिंक। क्या एनोड जिंक सॉलिड है? कैथोड बताओ किस चीज़ का है? कैथोड किसका बेटा? कार्बन रॉड। कार्बन का जो रॉड है, सोचो जरा 1 मिनट के लिए, क्या वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है या रिएक्टिव? इनर्ट। अभी हमने पढ़ा है इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो कार्बन इलेक्ट्रोलाइट आपके सामने है MnO2 प्लस NH4Cl प्लस कार्बन ब्लैक। अब जल्दी से मुझे बताओ, एट एनोड क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड एक रिएक्शन हो रहा होगा जिसे आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा? जिंक का। तो जिंक जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा होगा Zn+2 एक्वस, और साथ ही साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा। यही तो हुआ होगा। इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। बताओ, एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड आपने कहा सर रिडक्शन हो रहा होगा। अब रिडक्शन तो भैया कैथोड पे तो कार्बन रॉड है, तो कार्बन रॉड का रिडक्शन तो होगा नहीं, तो रिडक्शन किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट जो आयन्स होंगे उनका रिडक्शन होगा। तो एट कैथोड में एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? MnO2 प्लस
NH4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnOOH प्लस NH3। ये आपका ऐड कैथोड एक रिएक्शन बन रहा है। अब बताओ एनोड पे हमें क्या मिल गया, Zn+2। कैथोड से हमें क्या मिल गया, ये रिडक्शन हो गया, अमोनिया मिल गया। तो भैया Zn+2 और अमोनिया में अब इससे रिएक्शन तो कर चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन Zn+2 जो बचा हुआ है वो अमोनिया के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और वो कॉम्प्लेक्स आपका होगा जिंक। Zn+2 जो है एक्वस, वो NH3 के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स ZnNH3 का होल 4+2। आगे चल के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसे नोट करेंगे। ये रहा आपका पूरा रिएक्शन। इसका नाम है जिंक अमोनिएट। तो आपको जिंक अमोनिएट मिल गया। हम और भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं उससे इकोनॉमिकली प्रॉफिट भी होना चाहिए और ज़्यादा देर तक वो चले भी। दूसरा सेल है आपका मरकरी सेल, जिसे बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी सेल को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, बटन सेल। ये सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये है मरकरी सेल। कभी देखा है सच में? घड़ी में जो सेल लगता है वो है बटन सेल या मरकरी सेल। अब इसमें जो एनोड होता है, मैं वैसे तो बहुत मुश्किल है इसे बनाना, फिर भी मैंने कोशिश की है बेटा, मजाक मत उड़ाना, ठीक है ना। ये होता है सेपरेटर। क्या होता है ये? सेपरेटर। ऊपर वाला ये जो पोर्शन है और ये नीचे वाला पोर्शन, तो इस सेपरेटर में जो नीचे की तरफ होता है वो होता है कैथोड। सेपरेटर से नीचे कैथोड, सेपरेटर के ऊपर एनोड। और ये पूरा का पूरा जो आपको कैप दिखाई दे रहा है, जो कप आपको दिख रहे हैं, जिस कप के अंदर ये पूरा भरा हुआ मटेरियल, ये पूरा का पूरा जो कप है इसे एनोड कप के नाम से जाना जाता है, एनोड कैप। ये बीच में मैंने जो लगाया वो क्या है बेटा? सेपरेटर, जो एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है। ये एनोड कैप है, और ये पूरा का पूरा बाहर का जो लेयर है, मैंने ये सेल कैन बोला। ये आपका पूरा सेल तैयार है। तो इसमें जो एनोड है, मैं आपको बता दूं सारी चीज़ें फिर से। एनोड आपका जिंक का है, जिंक एमेल्गम यूज हुआ है, इसलिए मरकरी बोल रहे हैं इसको। और कैथोड जो यूज हुआ है इसमें वो है आपका HgO का।
इलेक्ट्रोलाइट कोई भी बेस यूज कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से एनोड और कैथोड के रिएक्शन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एट एनोड जो रिएक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और किसका? जिंक अमलगम का। तो ZnHg 2OH माइनस के साथ रिएक्शन करके ZnO सॉलिड और साथ ही साथ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एट कैथोड एक रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन है HgO वाटर से मिल करके 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को Hg लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ 2OH माइनस रिलीज हो रहा है। अगर मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो इन दोनों को मुझे ऐड करना होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगा इसका, टू OH माइनस ने 2H माइनस को मार दिया, इसने इसको मार दिया, H2O ने H2O को मार दिया। बचा क्या? ZnHg प्लस HgO गिव्स ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। ये इस पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन, ये है आपका मर्करी शेल। और आपसे ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपको माइक दिख रहा है, इस माइक में एक सेल लगा हुआ है। दिस सेल इज नोन एज बैटरी सेल। अगर मैं इसको निकालूं तो माइक बंद हो गया अब तो। देख लिया ना? ये सेल आपका कौन सा सेल है? मर्करी सेल। इसमें पीछे वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये वाला क्या होना चाहिए? और ये पोर्शन, तो ये हो गया पॉजिटिव। दिखा दिया मैंने। अब इसे लगा दूँ वापस से। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी बैटरी के बारे में। बताओ क्या ये चार्जेबल है या नहीं? चार्जेबल है। जितने भी बैटरी चार्ज हो सकती है उन सारी बैटरी को हम सेकेंडरी बैटरी का नाम देंगे। लिखेंगे अ सेकेंडरी सेल और अ सेकेंडरी बैटरी आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज्ड। अ सेकेंडरी बैटरी आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज्ड बाई पासिंग करंट, can be recharged by passing current through it in opposite direction, by passing current through it in opposite direction. So that it can be used again. Next point. Next point. During discharging, reaction proceed in forward direction. During discharging, reaction proceed in forward direction. Next point. During charging, reaction proceed in backward direction. During discharging, reaction proceed in forward direction.
ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हमारा जो पहला इसमें जो सेल होगा उसे हम लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से बुलाएंगे। तो जिस बैटरी के बारे में, सेकेंडरी बैटरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। हर एक बैटरी की 3 चीज़ें आपको जानना है, क्या? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, बाकी सब बहुत आसान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एनोड है बेटा, वो एनोड है पीबी सॉलिड का। इसका जो कैथोड है वो कैथोड है PbO2, PbO2 का। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है 38% H2SO4। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट हमें पता चल गया। अब फटाफट रिएक्शन की बात करते हैं। बताओ एट एनोड कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड मैंने एक रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जिसमें पीबी सॉलिड SO4-2 के साथ, जो कि एक्वस है, इसके साथ मिलता है और PbSO4 बना देता है और साथ ही साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये सॉलिड फॉर्म है। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। सिमिलरली एट कैथोड हम रिडक्शन की बात करेंगे, उसमें PbO2 जो कि सॉलिड है वो SO4-2 के साथ मिलेगा जो कि आपका एक्वस है और साथ ही साथ एसिड का 4H+ भी यहाँ पे यूज होगा जो कि एक्वस है और 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये अपने आप को PbSO4 में कन्वर्ट कर देगा और साथ ही साथ 2H2O लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा। ज़रा एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग फटाफट। और उसके बाद क्या कोई मुझे ओवरऑल रिएक्शन बता सकता है कि इसमें ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा होगा? अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन बोलूं तो ओवरऑल रिएक्शन में आप कहेंगे कि सर 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को मार दिया, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे बचा क्या? PB सॉलिड प्लस PbO2, ये भी सॉलिड है, प्लस SO4 मिलके क्या हो जाएगा? 2SO4-2 और इधर कितना है? 4H+। ज़रा दोनों को मुझे बताओ कि दोनों मिला करके क्या लिख सकता हूँ? H2SO4 लिख सकता हूँ? तो मैं एक साथ लिख दूँ H2SO4। H2SO4 का 2 मोल हो गया। आगे बढ़ कर के बनेगा PbSO4 का कितना मोल? 2 मोल और 2 मोल H2O का बन गया। एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये जो भी रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन डिस्चार्जिंग के दौरान हो रहा है या चार्जिंग के दौरान? ये फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से किसके दौरान हो रहा होगा? डिस्चार्जिंग के दौरान हो रहा है। अब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, क्या होगा? ऑन चार्जिंग हम रिएक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे और बनेगा 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स PB सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2SO4। एक बात मुझे बताओ जल्दी से, क्या आप लोगों के घर में इन्वर्टर की बैटरी है? इन्वर्टर है? अगर इन्वर्टर है तो आपने देखा होगा कि इन्वर्टर में हम पानी का विशेष ध्यान रखते हैं। इन्वर्टर की बैटरी में जो पानी का एक लेवल होता है ना, हर बैटरी में ऊपर कैप बना होता है, तो पानी का लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है या जो वाटर का अमाउंट है वो एक चार्जिंग के दौरान एक रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है।
एसिड कभी ख़त्म नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ख़त्म होगा तो क्या, इवेपरेट कौन होगा, वाटर। इस केस में हमें वाटर उसमें कॉन्टीन्यूसली डालना पड़ता है। अब वाटर अगर यहाँ से ख़त्म हो गया तो क्या एक रिएक्टेंट नहीं ख़त्म हो जाएगा, और अगर एक रिएक्टेंट ख़त्म हो गया तो क्या बैटरी चार्ज हो पाएगी, नहीं, तब बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी, यानी कि चार्ज ही नहीं होगी। तो आप कहोगे बैटरी ख़राब हो गई। एक्चुअली आपको पानी देखना चाहिए सबसे पहले, बैटरी जब चार्ज नहीं हो रही है, क्या पता पानी की कमी रही हो और आप बैटरी को रिप्लेस करके दूसरा 15,000 रुपये ख़त्म कर दिए आपने, है ना। तो इसलिए इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ये रहा आपका प्राइमरी बैटरी का लेड स्टोरेज बैटरी। एक और बैटरी है हमारे सेल में है निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। आजकल तो बैटरी चेंज हो गई, लैपटॉप और फ़ोन में लगने वाली बैटरी लिथियम आयन बैटरी हो गई। हालांकि अब उसके बारे में हमारे सिलेबस अभी वो है नहीं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बैटरी है वो। नेक्स्ट डालेंगे निकल कैडमियम बैटरी। हालांकि हमारे सिलेबस में इसका कुछ ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी लिखेंगे। देखिए निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल is an important secondary cell. Nickel cadmium cell is an important secondary cell which has longer life than lead storage cell, which has longer life than lead storage cell, then which has longer life than lead storage cell, but more expensive to manufacture, but more expensive to manufacture, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए हम इसका यूज भी नहीं करते। इसका जो नेट रिएक्शन है बस आपको उससे मतलब है, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपका नेट पैड इसका वो है। अब हम बात करेंगे फ्यूल सेल के बारे में। ये सबसे आखिरी सेल है फ्यूल सेल। जैसे हम सेकेंडरी, कोई भी सेकेंडरी बैटरी में जहाँ जहाँ हम लेड स्टोरेज यूज कर सकते हैं वहाँ इसको भी यूज कर सकते हैं, बस ये थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। अब एक इम्पॉर्टेंट टाइप की सेल है जिसे हम फ्यूल सेल बोलते हैं, जिसके बारे में अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हेड डालेंगे फ्यूल सेल। देखें फ्यूल सेल में लिखिए a device which can convert combustion of fuel like
मीथेन, मीथेनॉल, ईथेन एक्सेट्रा, हाइड्रोजन भी लिख लेना, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी कंबसन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल फ्यूल सेल कहलाएगा। यानी कि किसी भी फ्यूल को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे वो फ्यूल सेल कहलाता है। नॉर्मली किसी भी फ्यूल को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हम एक ऐसा सेल बना रहे हैं जिसमें फ्यूल का कंबसन डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए। हमारे सिलेबस में जो फ्यूल सेल है वो है H2O2 फ्यूल सेल। हम जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 में फ्यूल सेल में एक तरफ हाइड्रोजन होगा, एक तरफ ऑक्सीजन होगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे, हाइड्रोजन का कंबशन होगा और उससे डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी। उसे H2O2 फ्यूल सेल बोलते हैं। मैं ये फ्यूल सेल बना दे रहा हूँ, आप एक बार इसे चेक करें। दो इलेक्ट्रोड मैंने ऐसे बना दिए हैं बैटरी के अंदर। एक इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव यानी कि कैथोड, और वो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है नेगेटिव यानी कि एनोड। इन दोनों के बीच से मैंने H2O को बाहर निकलते हुए दिखाया, यानी कि यहाँ पे H2O बन रहा होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट है। एक तरफ से हाइड्रोजन इंटर कर रहा होगा और एक तरफ से ऑक्सीजन इंटर कर रहा होगा। तो एनोड बताओ इसमें किसका है बेटा? और ये जो इलेक्ट्रोड यूज हुए हैं दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं? प्लेटिनम के। तो एक तरफ से ऑक्सीजन जा रहा है, एक तरफ से हाइड्रोजन जा रहा है। तो बेटा एनोड बताना जरा किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का एनोड है किसके ऊपर बेटा? प्लेटिनम के ऊपर। कैथोड बताना जरा किसका है? कैथोड किसका है? ऑक्सीजन का और प्लेटिनम के ऊपर। ऑक्सीजन गैस का कैथोड है प्लेटिनम के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट हम कोई भी बेस यूज करते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बेस यूज करते हैं। अब फटाफट बताओ एट एनोड कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका? 2 हाइड्रोजन जो गैस है वो 4 बेस से 4OH माइनस ले रहा होगा और उससे 4H2O बना रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होगा। सेम इसी तरीके से एट कैथोड क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसका? ऑक्सीजन का। तो O2 जो गैस है वो 2H2O के साथ मिल करके 4 इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को 4OH माइनस में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो एक बार मुझे कोई बताएगा कि अगर मुझे इस रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन में बदलना है तो मुझे क्या करना चाहिए? ऊपर वाले रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ऊपर वाले रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो मैंने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे यहाँ पे क्या हो गया? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 8। यहाँ पे क्या हो गया? 8 और यहाँ पे क्या हो गया? अब 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन को मार दिया। इसमें से 4OH माइनस इसके 4OH माइनस को मार देगा। ओवरऑल रिएक्शन जल्दी से मुझे लिख के बता दो। क्या होगा? 4H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स, बताओ बेटा। H2 प्लस O2 गिव्स क्या हो गया? H2O होगा। यही होगा ना? कुछ गलती हो रही है? ये 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन को अब कैंसिल किया, ये फिर से एक बार बैलेंस किया हमने।
4OH माइनस ने 4OH माइनस को कैंसिल किया, 2H2 यहाँ पे बच्चा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और इस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में ज़रा देखते हैं एक बार, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O। ये जो H2O बन रहा है वो प्योर फॉर्म में बन रहा होगा, इसका हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। H2O जो बन रहा है ना प्योर फॉर्म में, उसका पीने के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल ही रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग करके। लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव होता है। प्लेटिनम आपको पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, गोल्ड का बाप है प्लेटिनम। सोना कितना महंगा है, सोने से भी ज़्यादा महंगा है ये तो। अब इसका यूज आप बैटरी बनाने में करोगे, नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसका यूज बड़े बड़े मिशन में, जैसे अपोलो मिशन में किया गया था, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में इसका यूज किया जाता है। नॉर्मल घरों में कोई इसका यूज नहीं कर सकता, नोट कर ले इसे। कोरोजन, ये इस पूरे चैप्टर का और आज के लेक्चर का लास्ट हेडिंग है। अच्छा, कोरोजन के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता है क्या होता है, रस्ट लगना, रस्टिंग। रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन होना कोरोजन कहलाता है। और आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन तभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे लेयर वाइज लेयर डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल, लेयर वाइज लेयर डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल, लेयर वाइज लेयर डिस्ट्रक्टिव मेटल ऑफ एनी ऑक्सीडेशन, डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल destructive oxidation of any metal called corrosion. Corrosion of iron is known as rusting. Next point, corrosion of iron is known as rusting. देखो, कुछ मेटल के जो ऑक्साइड है उस मेटल की रक्षा करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर जो कोरोजन होगा तो एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और वो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड उसकी हमेशा रक्षा करता है, इसे प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्साइड उसकी रक्षा करता है, इसीलिए आप लोगों को सिखाया गया था 10th क्लास में कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसके पहले उसे सैंड पेपर से रब कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एक लेयर होता है जो उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बना होगा, वो उसको जलने से रोक देगा, आप उसे जला नहीं पाओगे और टाइम लगेगा चलने, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड उनकी रक्षा करने के बजाय उनको खा जाते हैं। रक्षक ही बना भक्षक नहीं होता, रक्षक बना भक्षक। जैसे कि आयरन, आयरन के ऑक्साइड आयरन को ख़त्म कर देते हैं, जबकि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल के ऑक्साइड्स उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए उन ऑक्साइड को प्रोटेक्टिव लेयर और उस कोरोजन को अच्छा कोरोजन बोलते हैं, पॉजिटिव कोरोजन। और लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको जिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। एक बार लेयर बन गया तो उसकी हमेशा रक्षा करेगा, उसके नीचे वापस लेयर नहीं बनेगा, उसके आगे कोरोजन नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा वो, ठीक है। अब कौन कौन से कॉज हैं कोरोजन के? फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कोरोजन, हेड डालेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कोरोजन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन कोरोजन। देखो कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर, कोरोजन का सबसे पहला फैक्टर होता है EMF ऑफ द सेल या SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप मुझे बताओ, किसी का SRP कम होगा तो ज़्यादा कोरोड होगा या किसी का SRP ज़्यादा होगा? कोरोजन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन? और ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका SRP कम हो। SRP अगर कम होगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा ना, क्योंकि मैंने आपको एक ही लाइन बताई थी, जिसका जो पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसके साथ वही होता है।
तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके साथ ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो लिखेंगे सबसे पहला SRP ऑफ द मेटल, SRP ऑफ द मेटल, इसमें लिख दीजिए लोअर SRP गेट हेल्प इन कोरोजन, लोअर SRP गेट हेल्प इन कोरोजन। अगर SRP की वैल्यू कम है तो उसका आसानी से कोरोजन हो जाएगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी ये काम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द वाटर। नेक्स्ट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल। सोचो क्या किसी प्योर मेटल का कोरोजन कभी हो सकता है? क्यों? किसी भी प्योर मेटल का कोरोजन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया अगर मेटल का कोरोजन कराना है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। अब मान लो एक मेटल प्योर है तो उसका या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन, और कोई एक सिंगल हाफ रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसमें हमने इम्प्योरिटी डाल दी, अब दो मेटल हो गए तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन, अब एक डेनियल सेल तैयार हो जाता है और फटाफट रिएक्शन होने लगता है। तो प्योर मेटल का कोरोजन नहीं होता है। इसीलिए जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो सोचो मान लो आपने ज्वेलरी खरीदा 22 कैरेट गोल्ड का, आपने ज्वेलरी खरीदा है, चेन खरीदी आपने 22 कैरेट गोल्ड का, वो जल्दी काला होगा या 18 कैरेट वाला जल्दी काला हो जाएगा? 18 कैरेट वाला जल्दी काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 कैरेट में इम्प्योरिटी ज़्यादा है और इस वजह से कोरोजन ज़्यादा होगा। और 22 कैरेट वाला प्योर गोल्ड का अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट प्योर गोल्ड का है तो उसमें कोरोजन बहुत ही कम होगा, और अगर प्योर गोल्ड है तो उसमें कोरोजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या लिखा बेटा आपने? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द वाटर और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोड। ये वो फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन फ़िलहाल ये मेन फैक्टर हैं जिससे हमारा कोरोजन होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग का मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सोचो आपके पास एक आयरन पीस है, मान लिया मेरे पास एक आयरन पीस है, ये आयरन का एक टुकड़ा है और मैं इस पे वाटर का एक मॉलिक्यूल डाल रहा हूँ, ये H2O है। ठीक है, तो ये जो आयरन पीस है ये इस बार एनोड की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। एनोड की तरह कौन काम करेगा? आयरन। और कैथोड की तरह कौन काम करेगा? वाटर। वाटर जिसके अंदर ऑलरेडी CO2 गैस पहले से प्रेजेंट है और आसपास में ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में पहले से है ही है। तो होगा क्या कि जो आयरन है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। किसको दे देगा वो 2 इलेक्ट्रॉन? वाटर को। और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा Fe+2 में। अब आप सोच रहे हैं लेकिन Fe+2 से रस्टिंग तो होगा नहीं, क्योंकि रस्टिंग में आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का है। तो अभी समझा देता हूँ एक एक करके। अभी फिलहाल मुझे बता दो एनोड किस चीज़ का है? आयरन का। कैथोड किसका है? वाटर ड्रॉप, जिसके अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों कर रहा है? तो उसका रीज़न है बेटा कि जो CO2 है ना वो H2O के साथ मिलता है और बनाता है H2CO3, और जो बाद में टूट करके H+ HCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब H+ अगर बन गया तो अपने आप को रिड्यूस करेगा ही करेगा। अगर वो अपने आप को रिड्यूस करना चाह रहा तो वो किसी न किसी को तो ऑक्सीडाइज कराएगा। किसको ऑक्सीडाइज कराएगा? आयरन को ऑक्सीडाइज कराएगा। फटाफट आइए इसके रिएक्शंस लिख लेते हैं। अब एट एनोड एक रिएक्शन हो रहा होगा, एट एनोड एक रिएक्शन हो रहा होगा और वो ये रिएक्शन होगा 2 आयरन जो कि सॉलिड है वो 2Fe+2 में कन्वर्ट होगा और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एट कैथोड एक रिएक्शन हो रहा होगा। कैथोड पे हमारे पास 4H+ है
और वो H+ आकर के ऑक्सीजन के साथ मिलता है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ और बनाता है आपका 2H2O। ओवरऑल अगर मैं देखूं रिएक्शन को तो मुझे मिलेगा 2Fe सॉलिड प्लस O2 प्लस 4H+ गिव्स 2Fe+2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे क्या मिल गया बेटा? Fe+2। तो ये जो Fe+2 है वो O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिल करके Fe2O3 बनाता है। अब Fe2O3 वापस से H2O के साथ मिल करके बनाता है Fe2O3.X H2O। दिस इज नोन एज रस्ट। ये रहा आपका रस्ट। क्या मैं रस्ट किसी भी चीज़ को रस्ट होने से बचा सकता हूँ बेटा? कैसे बताओ, कौन कौन से तरीके हैं? हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रेसिंग कर सकते हैं, या किसी भी एक और इलेक्ट्रोड एक दूसरे मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। इसको नोट करें, फिर जाके हम प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं। फाइनली प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। कैसे कर सकते हो बेटा? बाय ऑयलिंग, ग्रेसिंग, लिखें, बाय ऑयलिंग, ग्रेसिंग और कोटिंग ऑफ अनदर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। कोटिंग ऑफ अनदर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। अब आप मुझे बताएंगे किस मेटल की कोटिंग करोगे, जो लेस रिएक्टिव है या जो मोर रिएक्टिव है? लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव? अगर मान लो आयरन को बचाना है तो एक ऐसे मेटल की कोटिंग करना होगा जो आसानी से आयरन के कंपेयर में आसानी से ऑक्सीडाइज हो सके, यानी कि जिसकी एसआरपी कम हो, जिसकी एसआरपी। क्योंकि अगर आपने गलती से ऐसे मेटल की कोटिंग कर दी जिसकी एसआरपी ज़्यादा है तो वो क्या होने लगेगा? वो खुद को रिड्यूस करने लगेगा। अब मजबूरी हो जाएगी आयरन को ऑक्सीडाइज होने में। तो इसलिए हमेशा कोटिंग किसकी होनी चाहिए? लेस या मोर? मोर रिएक्टिव मेटल या जिसकी एसआरपी लेस है। लेस एसआरपी या मोर रिएक्टिव मेटल लिखेंगे। तो कोटिंग ऑफ मेटल मस्ट बी डन हैविंग लेस एसआरपी एंड मोर रिएक्टिव मेटल। तो हमेशा लेस एसआरपी या मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करके हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है ना। कई प्रोटेक्शन होता है, एक बैरियर प्रोटेक्शन होता है, जैसे ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब बैरियर प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। एक होता है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब एक मेटल अपनी बलिदान देगा किसी उसको बचाने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उन सब जगहों पे आप लोहे की पाइप है तो जगह जगह पे एल्यूमिनियम या बाकी छोटे छोटे मेटल्स लगाए गए होते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं आयरन से, तो वो आयरन को बचाते हैं, वो खुद को ख़त्म करके आयरन को बचाते हैं। तो उसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। या आप कोटिंग कर सकते हो, जो कोटिंग कर रहे हो उसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के प्रोटेक्शन हो गए। मिला जुला करके आप किस आयरन के ऊपर किसी ऐसे मेटल की कोटिंग कर दो जो मेटल मोर रिएक्टिव होगा, तो वो खुद को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और आयरन को बचा के रखेगा। या ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर दो, जैसे आपकी अलमारी देखो रखी हुई है, वहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? पेंट कर दिया, ऑयलिंग कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, पेंटिंग कर दिया। ये सब से आप किसी भी मेटल को आराम से बचा सकते हो। तो यहीं इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दे रहा हूँ आपको, बैटरी और कोरोजन के बारे में आपसे बात नहीं किया जाएगा। इसके पहले जो 3 टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टिविटी, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आज का लेक्चर बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू।